हेलो फ्रेंड्स, बी फिफ्थ सेमेस्टर ज्योग्राफी पेपर 2 बेसिक ऑफ रिमोट सेंसिंग एंड GIS का आज हम लोग स्टार्ट करने वाले खंड बा लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, दूर अथवा सुदूर संवेदन को परिभाषित कीजिए। अथवा सुदूर संवेदन को दूर संवेदन भी कहते हैं, स्पष्ट कीजिए। आप लोग बता दूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। सुदूर संवेदन को दूर संवेदन भी कहते हैं। इसका तात्पर्य किसी वस्तु को स्पर्श किए बिना ही उस वस्तु की सूचना प्राप्त करना, अर्थात इंफॉर्मेशन प्राप्त करना दूर संवेदन कहलाता है। सुदूर संवेदन को दूर संवेदन भी कहते हैं। इसका तात्पर्य किसी वस्तु को स्पर्श किए बिना ही उस वस्तु की सूचना प्राप्त करना दूर संवेदन कहलाता है। कोई वस्तु है, उसको बिना स्पर्श किए हुए उस वस्तु की सूचना प्राप्त करना, अर्थात इंफॉर्मेशन प्राप्त करना दूर संवेदन कहलाता है। अर्थात दूर से ही उसकी सूचना प्राप्त कर लेना ही दूर संवेदन कहलाता है। दूर संवेदन का महत्व विगत कुछ वर्षों में लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। वास्तव में इससे संबंधित तकनीकों में तुलनात्मक रूप से अधिक सुधार होने के कारण ये आज के भूमंडलीय वातावरण को समझने का एक अकेला महत्वपूर्ण साधन बन गया है। दूर संवेदन का महत्व विगत कुछ वर्षों में लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। वास्तव में इससे संबंधित तकनीकों में तुलनात्मक रूप से अधिक सुधार होने के कारण ये आज के भूमंडलीय वातावरण को समझने का अकेला सबसे महत्वपूर्ण साधन बन गया है। वर्ष 1906 से पहले पृथ्वी, सूर्य, नक्षत्र, ग्रह, उपग्रह आदि के प्रत्यक्षीकरण की हमारी क्षमता स्वतः प्रेरणा तथा दृश्य प्रकाश द्वारा फोटोग्राफों पर निर्भर थी। वर्ष 1906 से पहले पृथ्वी, सूर्य, नक्षत्र, ग्रह, उपग्रह आदि के प्रत्यक्षीकरण की हमारी जो क्षमता थी स्वतः प्रेरणा का दृश्य प्रकाश द्वारा फोटोग्राफों पर निर्भर थी। लेकिन आज दूर संवेदन की सहायता से अधिक बड़े तरंगदैर्ध्यों पर ब्रह्मांड को देख सकते हैं। एवं वायुयानों एवं कृत्रिम उपग्रहों को हम इन उपकरणों को रख कर लिए गए प्रतिबिंबों का विश्लेषण करके अनेक विषय से संबंधित सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं। वर्तमान समय में दूर संवेदन एक शक्तिशाली या विज्ञान के रूप में उभर कर सामने आया है। वर्तमान समय में अर्थात प्रेजेंट टाइम में दूर संवेदन एक शक्तिशाली या विज्ञान के रूप में उभर कर सामने आया है, जिसका व्यवहारिक उपयोग प्रत्येक क्षेत्र में किया जाने लगा है। भूविज्ञान, भौगोलिक घटनाओं, पर्यावरण संरक्षण, संसाधनों के उपयोग एवं संरक्षण, भूमि उपयोग, प्राकृतिक आपदाओं तथा मौसम विज्ञान के क्षेत्र में इसका उल्लेखनीय योगदान है। दूर संवेदन का अर्थ, मीनिंग्स ऑफ रिमोट सेंसिंग। दूर संवेदन का अर्थ किसी ऐसी वस्तु अथवा घटना के बारे में सूचना प्राप्त करना है जिसका सूचना एकत्र करने वाले यंत्र अथवा व्यक्ति से सीधा संपर्क ना हो। दूर संवेदन का अर्थ किसी ऐसी वस्तु अथवा घटना के बारे में सूचना प्राप्त करना है जिसका सूचना एकत्र करने वाले यंत्र अथवा व्यक्ति से सीधा संपर्क ना हो। हमारी आंखें, नाक, कान तथा किसी सीमा तक हमारी त्वचा दूर संवेदन यंत्र का काम करती हैं, क्योंकि ये हमें देखने, सूंघने तथा महसूस करने में सहायता देते हैं। यद्यपि इनका उन वस्तुओं तथा घटनाओं से सीधा संपर्क नहीं होता है, इनको इस प्रकार से समझा जा सकता है कि हमारे आसपास स्थित किसी वस्तु की जानकारी प्राप्त करनी हो तो हमारी आंखें एक संवेदक, सेंसर का काम करती हैं, का कार्य करती हैं। ये वस्तु की आकृति का चित्र ग्रहण कर हमारे मस्तिष्क तक पहुंचाती हैं तथा ये प्राकृतिक कंप्यूटर वस्तु का विश्लेषण करता है। इस विश्लेषण से प्राप्त सूचना के आधार पर हमें वस्तु की जानकारी मिल जाती है। जब हम पुस्तक पढ़ते हैं तो वो भी दूर संवेदन कहलाता है, क्योंकि इससे हमारी आंखें संवेदक का कार्य करती हैं। ये संवेदक पृष्ठ के काले व सफेद स्थानों को परावर्तित प्रकाश या विद्युत चुंबकीय विकिरण के तदनुरूप आवेगों को ग्रहण कर मस्तिष्क में पहुंचा देते हैं। क्योंकि हमारी आंखें संवेदक का कार्य, जब हम पुस्तक पढ़ते हैं तो वो भी दूर संवेदन कहलाती हैं, क्योंकि इसमें हमारी आंखें संवेदक का कार्य करती हैं। ये संवेदक पृष्ठ के काले और सफेद स्थानों को परावर्तित प्रकाश या विद्युत चुंबकीय विकिरण के तदनुरूप आवेगों को ग्रहण कर मस्तिष्क में पहुंचा देती है। यहाँ मस्तिष्क उन सूचनाओं को, उन इंफॉर्मेशन का विश्लेषण कर देता है जिसमें काले सफेद स्थानों से अक्षरों का बोध हो जाता है और हम पुस्तक पढ़ पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, दूर संवेदन को परिभाषित कीजिए। आप लोग को भी इंपॉर्टेंट है दूर संवेदन की परिभाषा। डेफिनेशन ऑफ रिमोट सेंसिंग। दूर संवेदन से संबंधित परिभाषाएं अनेक विद्वानों ने दी है, उनमें कुछ प्रमुख निम्नलिखित हैं। ऑर्थर एन स्ट्रहलर के अनुसार देखेंगे, अपने व्यापक अर्थों में
आर्थर एन स्ट्रहलर के अनुसार अपने व्यापक अर्थों में दूर संवेदन प्रेक्षक की छूने, स्वाद चखने एवं सूंघने जैसी ज्ञानेंद्रियों के सीधे संपर्क बिना किसी वस्तु के लक्षणों को मापने की प्रक्रिया को कहते हैं। फायर्ड एफ सॉबिंग के शब्दों में देखेंगे, दूर संवेदन शब्द का तात्पर्य उन विधियों से है जिसमें किसी लक्ष्य को पहचानने तथा उसके लक्षणों को मापने के लिए विद्युत चुंबकीय ऊर्जा जैसे प्रकाश, ऊष्मा व रेडियो तरंगों के प्रयोग में लाया जाता है। VL डिक सार्टुलू तथा जॉर्जे जोसेफ के शब्दों में दूर संवेदन एक अंतरा अनुसानिक क्रिया है जिसमें किसी दूरस्थ प्लेटफॉर्म से प्रेक्षित आंकड़ों का विश्लेषण करके प्राकृतिक संसाधनों की तालिका का मॉनिटरिंग व आकलन किया जाता है। उपर्युक्त परिभाषाओं से बोध होता है कि दूर संवेदन एक ऐसा विज्ञान, तकनीक व कला है जिससे हम किसी स्थान, वस्तु या परिघटना से दूर स्थित किसी युक्ति डिवाइस द्वारा इच्छित जानकारी प्राप्त करते हैं। उपयुक्त परिभाषाओं से बोध होता है कि दूर संवेदन एक ऐसा विज्ञान, तकनीकी व कला है जिससे किसी वस्तु, स्थान या परिघटना से दूर स्थित किसी युक्ति डिवाइस द्वारा इच्छित जानकारी प्राप्त करते हैं। वर्तमान में वायो कैमरा, बहुस्पेक्ट्रमी क्रमवीक्षक, तापीय रैखिक क्रमवीक्षक आदि को कृत्रिम उपग्रहों, वायुयानों अथवा किसी अन्य प्लेटफॉर्म में रखकर प्रयोग में लाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, वर्तमान में विज्ञान ने हमें कौन से ऐसे दूर संवेदन के उपकरण दिए हैं जो दूर संवेदन के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, स्पष्ट कीजिए। वर्तमान में विज्ञान ने हमें दूर संवेदन के ऐसे उपकरण दिए हैं जो दूर संवेदन के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दूर संवेदन का विकास विगत दशाब्दियों में हुआ है। 1906 से पूर्व पृथ्वी, सूर्य, नक्षत्र, ग्रह, उपग्रह आदि के प्रत्यक्षीकरण की हमारी क्षमता स्वतः प्रेक्षण तथा दृश्य प्रकाश पर निर्भर था। इस समय दूरस्थ स्थानों के अवलोकन व विश्लेषण के लिए दूरबीन या वायुयान से खींचे गए फोटो चित्रों का सहारा लेना पड़ता था। 1839 में कैमरे के आविष्कार के साथ फोटोग्राफी का जन्म हुआ। सर्वप्रथम 1858 में गैस्पर्ड फेलिक्स टूर्नाचर नामक एक पर्शियन फोटोग्राफर ने वायु फोटो चित्र खींचा था। इस चित्र को खींचने के लिए उसने गुब्बारे की सहायता ली थी। गुब्बारे को 60 मीटर की ऊंचाई तक उड़ाकर वायु फोटो चित्र खींचे। इसी वर्ष फ्रांस के लूसीडांट नामक एक सर्वेक्षक ने धरातलीय सर्वेक्षण में पहली बार बैलून फोटोग्राफी का प्रयोग किया था। इसके बाद बैलून फोटोग्राफी का प्रचलन शुरू हो गया, जिससे दूर संवेदन के विकास में निरंतर वृद्धि होती गई। इसके उपरांत 1880 ईस्वी में पतंगों की सहायता से वायु चित्र प्राप्त करने का प्रयास होने लगा। सन 1882 में ED आर्कीबर्ड द्वारा नामक एक अंग्रेज मौसम विज्ञानी ने पतंग फोटोग्राफी के द्वारा सबसे पहले वायु फोटो चित्र खींचा। इसके बाद 1900 में GR लॉरेंज ने भी पतंग फोटोग्राफी द्वारा दूर संवेदन के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। हालांकि 1903 में ही वायुयान का आविष्कार हो चुका था, परंतु सर्वप्रथम 1909 में विनवर राइट नामक एक शिक्षार्थी पायलट के साथ उड़ान भरकर एक फोटोग्राफर ने इटली के नौसेना अधिकारियों के प्रयोग हेतु एक चलचित्र बनाया था। इस सफलता के पश्चात वायुयान वायु फोटोग्राफी दूर संवेदन के आम साधन बन गए तथा प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सैन्य अनुसंधान कार्यों में इसका प्रयोग हुआ था। इसके साथ साथ जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन व संयुक्त राज्य अमेरिका आदि कुछ देशों में वायु फोटोग्राफी की सहायता से स्थलाकृति सर्वेक्षण किया जाने लगा। चूंकि वायुयानों को एक निश्चित सीमा से ऊंचा नहीं उड़ाया जा सकता है, अतः वायु फोटोग्राफ के द्वारा किसी बड़े क्षेत्र या देश को एक ही वायु फोटो चित्र में अंकित करना संभव नहीं होता। इस समस्या का समाधान ढूंढने के प्रयास में द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद वैज्ञानिक का ध्यान अंतरिक्ष की ओर आकर्षित हुआ तथा सैटेलाइटों की सहायता से एक बड़े क्षेत्र का फोटो चित्र ग्रहण किया जा सका। एक कदम ने दूर संवेदन के विकास में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। इस तकनीक के विकास से भूगोल के ज्ञान को अधिक सार्थक और सुदृढ़ आधार प्रदान हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 है, दूर संवेदन के विषय क्षेत्र स्पष्ट कीजिए। दूर संवेदन का विषय क्षेत्र, स्कोप ऑफ रिमोट सेंसिंग। ध्यान दीजिएगा, यह भी इंपॉर्टेंट है।
दूर संवेदन तकनीकी का उपयोग मुगल के विभिन्न अध्ययनों जैसे फसल के क्षेत्रफल और उत्पाद के आकलन, मौसम के पूर्वानुमान, भूमिगत जल की खोज, मत्स्य पालन, वन संसाधनों के सर्वेक्षण, खनिजों का पता लगाने, नगरीय विकास और नियोजन, मृदा वर्गीकरण, खारी व अम्लीय मृदा का मानचित्रण, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना तथा बाढ़ग्रस्त का सीमांकन आदि क्षेत्रों में सफलतापूर्वक किया जा रहा है। सबसे पहले देखेंगे मौसम के पूर्वानुमान में दूर संवेदन का उपयोग वायुमंडल, विशेष रूप से मौसम संबंधी विभिन्न तथ्यों की जानकारी प्राप्त करने हेतु किया जाता है। दूर संवेदन तकनीकी के प्रयोग से चक्रवातों के आने की जानकारी, उनकी दिशा, गति आदि का ज्ञान प्राप्त होता है। इसी प्रकार झंझावात, आंधी, तूफान, वर्षा, हिमपात व ओलावृष्टि के आने की सूचना प्राप्त होती है। इन सभी सूचनाओं के माध्यम से अपार जनधन की हानि होने से बचाया जा सकता है। मौसम की जानकारी को मौसम विज्ञान विभाग देश के प्रत्येक वायुयान अड्डों को पहुंचाकर वायु परिवहन की उड़ानों को सुखद, सुगम एवं सुनिश्चित बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगला है भूमिगत जल की खोज में विश्व के अनेक देश जहां पेयजल आपूर्ति समुचित नहीं है या स्थलीय जल स्रोतों के पर्याप्त मात्रा में होने के बावजूद जनसंख्या के बाहुल्य वाले देशों में जल आपूर्ति सभी मानवों को सुलभ एवं सुनिश्चित नहीं होती है, तो ऐसे देश भूमिगत जल पर निर्भर होते हैं। दूर संवेदन तकनीक से भूमिगत जल के स्रोतों को खोजने में पर्याप्त सहायता होती है। अगला है खनिज की खोज में दूर संवेदन तकनीक द्वारा देश के खनिज भंडारों का पता लगाने में महत्वपूर्ण सफलता मिल रही है। लैंडसेट एवं इनसैट फर्स्ट बी से प्राप्त आंकड़ों से मेसाड़ा, कैम्बे बेसिन के कादो-कलीन क्षेत्रों में भारी मात्रा में कच्चे माल, तेल होने का पता लगाया गया है। इसी प्रकार खनिज पदार्थों जैसे कोयला, लोहा, मैग्नीशियम, रेडियम, थोरियम आदि का पता लगाने में दूर संवेदन तकनीक ने अहम भूमिका निभाई है। विश्व के विकसित देश दूर संवेदन तकनीक का उपयोग कर खनिज पदार्थों का बड़ी मात्रा में उत्खनन कर रहे हैं। भारत जैसे विकासशील देश में भी दूर संवेदन तकनीक का काफी विस्तार किया गया है, जिससे इसका उपयोग कर देश को खनिज पदार्थों के उत्पादन में सक्षम बनाया जा सके। अगला है वन संरक्षण के क्षेत्र में दूर संवेदन जो है वो वन संरक्षण के क्षेत्र में किस तरह उपयोगी है। वन संरक्षण के क्षेत्र में दूर संवेदन तकनीक का उपयोग बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। इस तकनीक की सहायता से वनों की निगरानी करने में सहायता मिलती है, ताकि कोई जंगलों की अवैध कटाई न करने पाए। वन के विकास में इस तकनीक ने महत्वपूर्ण योगदान किया है। मृदा संरक्षण में दूर संवेदन की क्या भूमिका है। वायु, जल आदि के द्वारा भूमि का कटाव होता है, जिससे मृदा अपरदन होता है। भूमि कटाव की जानकारी भी दूर संवेदन द्वारा सुगमता पूर्वक की जा रही है। लैंडसेट उपग्रह द्वारा विशाखापट्टनम, चेन्नई एवं पाराद्वीप पत्तनों के किनारे कटाव आदि के बारे में जानकारी एकत्र की गई है। कृषि के क्षेत्र में दूर संवेदन क्या भूमिका निभाता है। कृषि पर आधारित देश दूर संवेदन का उपयोग कर कृषि क्षेत्रों में उन्नति कर रहे हैं। कृषि पर आधारित देश दूर संवेदन का उपयोग करके कृषि क्षेत्रों में उन्नति कर रहे हैं। फसल के संबंध में अनुमान लगाने एवं बीमारियों के बारे में जानकारी प्राप्त करने में दूर संवेदन प्रौद्योगिकी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही है। लैंडसेट उपग्रह द्वारा अरुणाचल प्रदेश में झूमिंग नामक कृषि से होने वाली हानियों का पता लगाया गया है। इसके अलावा दूर संवेदन तकनीकी लागत प्रभावी विधि से काफी उपयोगी है। हालांकि दूर संवेदन एक महंगी तकनीकी है, परंतु जब हम इसकी उपयोगिता एवं भिन्न भिन्न विषयों में इसके अनुप्रयोग पर विचार करते हैं तो हमें ये तकनीक अपेक्षाकृत बहुत सस्ती प्रतीत होती है। दूर संवेदन से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर हम आने वाली विपत्तियों से जूझने हेतु सावधान हो जाते हैं, समाधान कर लेते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हम अपार धन जन की क्षति होने से बचा लेते हैं। दूर संवेदन तकनीक के ज्ञान से पूर्व ऐसा करना सर्वदा संभव नहीं था। इस प्रकार दूर संवेदन विज्ञान की विभिन्न शाखाओं से संबंधित है। इससे कुछ ही क्षणों में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। अगला है GIS के घटक। बताइए आप लोगों को, अभी भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। GIS के घटक, कंपोनेंट्स ऑफ GIS। हार्डवेयर कंप्यूटर का भौतिक घटक है। हार्डवेयर के अंतर्गत हार्ड डिस्क, प्रोसेसर, मदरबोर्ड आदि हो सकते हैं। ये सभी हार्डवेयर
ये सभी हार्डवेयर कंप्यूटर के रूप में कार्य करने के लिए एक साथ काम करते हैं। इन हार्डवेयर पर GIS सॉफ्टवेयर कार्य करता है। दूसरा है सॉफ्टवेयर। GIS सॉफ्टवेयर स्थानिक डेटा या जियोग्राफिक डेटा को इनपुट में स्टोर करने के लिए साधन और फंक्शन प्रदान करता है। ये जियोग्राफिक क्वेरी करने, विश्लेषण मॉडल चलाने और नक्शे के रूप में जियोग्राफिक डेटा प्रदर्शित करने के लिए टूल्स प्रदान करता है। जियोग्राफिक डेटा को स्टोर करने के लिए GIS अर्थात जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसको भौगोलिक सूचना तंत्र कहते हैं, अर्थात मैप, सॉफ्टवेयर रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम RDBMS का उपयोग करता है। अगला है डेटा। GIS के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण और महंगा घटक है। जियोग्राफिक डेटा फिजिकल विशेषताओं का संयोजन है और इस जानकारी को तालिकाओं सारणी के रूप में स्टोर किया जा सकता है। इन तालिकाओं का रख रखाव RDBMS द्वारा किया जाता है। जियोग्राफिक डेटा को कंप्यूटर आधारित डेटा में बदलने की प्रक्रिया को डिजिटाइजेशन कहा जाता है। उदाहरण के लिए किसी भी मानचित्र या अन्य चित्र को जब हम स्कैन करके कंप्यूटर में स्टोर करते हैं तो स्कैनर तथा कंप्यूटर द्वारा उस मानचित्र का अथवा चित्र को डिजिटल प्रारूप में बदलने के बाद ही कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर किया जाता है। अगला है मानव शक्ति। GIS प्रणाली के उपयोगकर्ता ही यूजर ही मानव शक्ति लोग होते हैं। GIS सिस्टम के उपर्युक्त उल्लिखित तीनों घटकों का उपयोग करते हुए इस सिस्टम का लाभ उठाते हैं। वो तीन घटक कौन से हैं? सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और डेटा। इन सिस्टम यूजर के जियोग्राफिक प्रश्नों का उत्तर देने, सिस्टम के उपलब्ध आंकड़ों का विश्लेषण करने तथा मानचित्र को प्रदर्शित करने में आसान बनाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है GIS डेटा के दो प्रकारों पर टिप्पणी कीजिए। GIS डेटा के प्रकार, टाइप्स ऑफ GIS। पहला है रास्टर डेटा और दूसरा है वेस्टर डेटा। सबसे पहले देखेंगे रास्टर डेटा। GIS के घटक का फर्स्ट पॉइंट है, पहला है रास्टर डेटा। रास्टर डेटा किसी भी मानचित्र, भूपत्रक, तस्वीर या अन्य चित्र रूपी डाटा को कहा जाता है। रास्टर डाटा कई सारे छोटे छोटे डॉट्स से मिलकर बना होता है जिन्हें हम पिक्सेल्स कहते हैं। तस्वीर को बड़ा अर्थात जूम करने पर ये पिक्सल देखे जा सकते हैं। रास्टर डाटा को GIS सॉफ्टवेयर में आयतित किया जाता है। तत्पश्चात रास्टर डाटा को पृथ्वी पर उसके उचित स्थान पर बैठाना, सॉफ्टवेयर में पंजीकरण एवं GIS फॉर्मेट में सेव करने की प्रक्रिया का जियो रेफरेंसिंग कहते हैं। दूसरा है वेक्टर डाटा। वेक्टर डाटा क्या है? GIS सॉफ्टवेयर के माध्यम से रास्टर डेटा में चिन्हित किए गए विभिन्न विशिष्टताओं अथवा प्राकृतिक संसाधनों जैसे संपत्ति इकाई की वेक्टर फाइल बनाकर कई सारी GIS लेयर डिजिटाइज की जाती है। वेक्टर फाइल को रास्टर डेटा इमेज जैसे कि मानचित्र, उपग्रह इमेज, टोपोशीट के ऊपर एक रेखांकन के रूप में दर्शाया जाता है। इसी प्रक्रिया को डिजिटाइजेशन कहा जाता है। वेक्टर फाइल को लेयर के रूप में सेव किया जाता है। वेक्टर लेयर के निर्माण के दौरान इन्हें भी प्रक्षेपित किया जाता है जिससे यह पृथ्वी पर अपने उचित स्थान पर ही दिखे। ये डिजिटाइज्ड लेयर मुख्यतः किसी क्षेत्रफल, निहित वस्तु जैसे खेत व संपत्ति की बाउंड्री इत्यादि, लंबाई सूचक इकाई जैसे सड़क, नहर, नदी इत्यादि तथा बिंदुओं से प्रदर्शित की जाने वाली इकाई जैसे हैंडपंप, कूप इत्यादि होती है। इन GIS लेयर को क्रमशः पॉलीगॉन, पॉलीलाइन, पॉइंट टूल का प्रयोग करके डिजिटाइज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है भौगोलिक सूचना प्रणाली निर्देशांक के 3 प्रकार बताइए, भी इंपॉर्टेंट है। भौगोलिक सूचना तंत्र या भौगोलिक सूचना प्रणाली अथवा संक्षेप में GIS, अंग्रेजी जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम GIS, अर्थात GIS जो है इसकी फुल फॉर्म होती है जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को भौगोलिक सूचना के साथ एकीकृत कर इसके लिए आंकड़े एकत्रण, प्रबंधन, विश्लेषण, संरक्षण और निरूपण की व्यवस्था करता है। भूगोलीय निर्देशांक प्रणाली को मुख्यतः 3 तरीकों में देखा गया है। पहला है डेटाबेस, दूसरा है मानचित्र और अगला है प्रतिरूप। सबसे पहले देखेंगे डेटाबेस। यह डेटाबेस संसार का अन्य तरीके का डेटाबेस होता है। एक तरह से
यह भूज्ञान की सूचना प्रणाली होती है। बुनियादी तौर पर GIS प्रणाली मुख्यतः संरचनात्मक डेटाबेस पर आधारित होती है, जो कि विश्व के बारे में भौगोलिक सूचकों के आधार पर बताती है। दूसरा है मानचित्र। यह ऐसे मानचित्रों का समूह होता है जो पृथ्वी की सतह संबंधी बातें विस्तार से बताते हैं। ये डेटाबेस के लिए इंटरफेस का कार्य भी करती है और इसके जरिए स्थानिक परीक्षा की जा सकती है। अगला है प्रतिरूप। यह सूचना परिवर्तन उपकरणों का समूह होता है जिसके माध्यम से वर्तमान डेटाबेस द्वारा नया डेटाबेस बनाया जा सकता है। क्वेश्चन में ये भौगोलिक सूचना तंत्र के 4 घटक बताइए। हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, आंकड़े, व्यक्ति, ये 4 घटक हैं। भौगोलिक सूचना तंत्र के निम्न 4 घटक है। पहला है हार्डवेयर। इसमें हार्डवेयर के प्रकरण, भंडार, प्रदर्शन और निवेश द्वारा बहिर्वेश उपतंत्र, आंकड़ा प्रविष्टि, संपादन, अनुरक्षण, विश्लेषण, रूपांतरण, हेरफेर, आंकड़ा प्रदर्शन और बहिर्वेशों के लिए सॉफ्टवेयर मॉड्यूल तथा सूचनाधार प्रबंधन तंत्र सम्मिलित होते हैं। दूसरा सॉफ्टवेयर। भौगोलिक सूचना तंत्र व्यक्तिगत कंप्यूटर से लेकर सुपर कंप्यूटर तक व्यवस्थित किया जा सकता है। सभी में कुछ आवश्यक तत्व होते हैं जो भौगोलिक सूचना तंत्र को प्रभावी बनाने में सहायता देते हैं। अगला है आंकड़े। भौगोलिक सूचना तंत्र में स्थानिक और गैर स्थानिक आंकड़ों के विवरण होते हैं। और चौथा है व्यक्ति। व्यक्ति के अंतर्गत एक व्यक्ति से लेकर अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं तक को सम्मिलित किया जाता है। इसकी योजना बनाने, क्रियान्वित करने तथा इसके तर्कसंगत निष्कर्ष निकालने के लिए लोगों की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 9 है GIS तकनीक के उपयोग से स्थानिक आंकड़ों के प्रबंधन, वितरण एवं विश्लेषण द्वारा नगरीय नियोजन पर टिप्पणी कीजिए। आप लोग बता दी, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। GIS तकनीक के उपयोग से स्थानिक आंकड़ों के प्रबंधन, वितरण एवं विश्लेषण द्वारा नगरीय नियोजन। वर्तमान समय में जबकि पूरा विश्व आर्थिक प्रगति की ओर अग्रसर है, भारत भी विकास की गति पाने के लिए पूर्ण श्रम में लगा हुआ है। किसी भी स्थान में विकास की नींव रखे जाने पर उस स्थान की स्थलाकृति में बदलाव होना शुरू हो जाता है। ये बदलाव में विभिन्न बसावट जैसे कि औद्योगिक क्षेत्र, आवासीय क्षेत्र, कृषि संबंधित क्षेत्र एवं यातायात के लिए बनाए गए मार्गों के लिए दिखाई देते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार का मुख्य ध्येय है कि वह प्रदेश नगरों, उपनगरों एवं महानगरों का विकास शीर्ष गति करे। सुदूर संवेदन एवं GIS तकनीकी का प्रयोग इस कार्य में अत्यंत मददगार सिद्ध हो रहा है। जैसा कि पूर्व से अवगत कराया जा चुका है कि इस तकनीकी का उपयोग प्राकृतिक संसाधन के प्रबंधन में हो रहा है। इसी के अनुरूप इस तकनीकी का उपयोग नगरीय संरचना के अध्ययन व नियोजन तथा संपत्ति करारोपण में भी सफलतापूर्वक किया जा रहा है। राज्य के विभिन्न नगरीय निकायों के लिए उच्च गुणवत्ता के उपग्रही आंकड़ों का उपयोग करके निकायों के अंतर्गत आने वाले वार्डों का डिजिटल डाटाबेस तैयार किया जा रहा है। इन अध्ययनों के अंतर्गत हाई रिजोल्यूशन सुदूर संवेदी आंकड़ों से प्रत्येक बसावट इकाई, डोइलिंग यूनिट की पहचान एवं मानचित्रीकरण का कार्य करने के उपरांत वार्डों की बसावट इकाई, डोइलिंग यूनिट क्षेत्र सत्यापन एवं डोर टू डोर सर्वेक्षण का कार्य कर समस्त सूचनाओं को GIS की सहायता से लिंक किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है अंतर वैश्विक स्थान निर्धारण प्रणाली पर टिप्पणी लिखिए। GPS उपग्रहों की स्थिति में समय समय पर होने वाले सूक्ष्म परिवर्तनों से उनके द्वारा निर्धारित किसी भी स्थान की स्थिति की शुद्धता में लगभग 15 मीटर तक का अंतर हो सकता है। इसे दूर करने हेतु धरती पर निर्धारित स्थानों पर स्थिति ग्राउंड रेफरेंस स्टेशन लगातार अपनी सही स्थिति की तुलना GPS द्वारा दिखाई जाने वाली स्थिति से करते रहते हैं और इसमें आने वाले अंतर के आधार पर निकटवर्ती क्षेत्रों में स्थित GPS सिग्नल रिसीवर सेट की GPS पर आधारित स्थिति को शुद्ध करते रहते हैं। इस प्रकार अंतर वैश्विक स्थान निर्धारण DGPS प्रणाली किसी भी स्थान की स्थिति GPS प्रणाली में आ रही आभासी त्रुटियों को दूर कर अक्षांश, देशांतर व
उन्नतांश की माप में शुद्धता को बढ़ा देता है, जिसकी सहायता से ये शुद्धता बढ़कर 10 सेंटीमीटर के अंदर तक आ जाती है। संपत्ति कर प्रबंध प्रणाली के विकास हेतु क्षेत्रफल शुद्धता को महत्वपूर्ण मानते हुए DGPS प्रणाली के उपयोग द्वारा ही स्थान स्थिति का निर्धारण किया जाना उचित होता है। क्वेश्चन नंबर 11 है भू स्थिर उपग्रहों पर टिप्पणी लिखिए। ये भी इंपॉर्टेंट है। भू स्थिर उपग्रहों पर टिप्पणी। उपग्रहों सैटेलाइट को पृथ्वी की जिस कक्षा में प्रक्षेपित किया जाता है उसकी पृथ्वी से दूरी और उपग्रहों के कक्ष में घूमने की स्थिति अथवा उपग्रहों के उपयोग के आधार पर मुख्यतः 3 भागों में विभक्त किया जा सकता है। पहला है भू स्थिर उपग्रह, दूसरा है ध्रुवीय उपग्रह और तीसरा है वैश्विक स्थान निर्धारण उपग्रह प्रणाली अथवा GPS उपग्रह प्रणाली। फिर से देखेंगे, उपग्रहों को पृथ्वी की जिस कक्षा में प्रक्षेपित किया जाता है उसकी पृथ्वी से दूरी और उपग्रहों की कक्षा में घूमने की स्थिति तथा उपग्रहों के उपयोग के आधार पर मुख्यतः 3 भागों में विभक्त किया जा सकता है। पहला भू स्थिर उपग्रह, दूसरा ध्रुवीय उपग्रह या सुदूर संवेदन उपग्रह, तीसरा वैश्विक स्थान निर्धारण उपग्रह प्रणाली अथवा GPS उपग्रह प्रणाली। सबसे पहले देखेंगे भू स्थिर उपग्रह। इस प्रकार के उपग्रह पृथ्वी से लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित कक्षा में चक्कर लगाते हैं। ये उपग्रह पृथ्वी की अपनी धुरी पर घूमने की दिशा अर्थात पश्चिम से पूरब की ओर चक्कर लगाते हैं और 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर इन उपग्रहों के चक्कर लगाने की गति पृथ्वी के घूमने की गति के सापेक्ष होती है, जिसके फलस्वरूप ये निरंतर पृथ्वी के एक निश्चित भाग पर लगातार दृष्टि रखते हैं। इसी कारण से इन उपग्रहों को भू स्थिर उपग्रह या जियो स्टेशनरी उपग्रह कहते हैं। इन्हें भू समकालिक उपग्रह भी कहा जाता है। इन उपग्रहों का उपयोग दूर संचार जैसे कि दूर संचार नेटवर्क, रेडियो, दूरदर्शन प्रसारण आदि के लिए किया जाता है। भारत द्वारा प्रक्षेपित किए गए कुछ उपग्रहों के नाम हैं GSAT, फर्स्ट एंड सेकंड, EDUSAT 4, INSAT 4 एवं GSAT 4 इत्यादि। इस तरह क्वेश्चन नंबर 14 है GIS भौगोलिक सूचना तंत्र कंप्यूटर आधारित ऐसा तंत्र है जो भौगोलिक आंकड़ों के प्रक्रमण को सुनिश्चित करता है। स्पष्ट कीजिए। आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। भौगोलिक सूचना तंत्र GIS भौगोलिक सूचना तंत्र की कोई सामान्य परिभाषा नहीं है। आधारभूत रूप से एक ही संकल्पना होते हुए भी अनेक विद्वानों ने अपने अपने ढंग से परिभाषित किया है। क्लार्क के शब्दों में सबसे पहले देखेंगे। क्लार्क के अनुसार भौगोलिक सूचना तंत्र किसी संगठन के स्थानिक आंकड़ों की प्राप्ति, भंडारण, विश्लेषण और प्रस्तुतिकरण का कंप्यूटर आधारित तंत्र है। इसी तरह से वर्णों ने माना है कि धरातल से संबंधित स्थानिक सूचनाओं के एकत्रीकरण, भंडारण, रूपांतरण और प्रस्तुतिकरण के लिए विभिन्न यंत्रों का शक्तिशाली तंत्र है। इसीलिए एरोनोफ ने कहा है कि GIS कंप्यूटर आधारित ऐसा तंत्र है जो भौगोलिक आंकड़ों के प्रक्रमण के लिए 4 प्रकार से सक्षम है। पहला है इनपुट, दूसरा है डाटा मैनेजमेंट, तीसरा है मैनिपुलेशन एंड एनालिसिस, चौथा है आउटपुट। अतः स्पष्ट है कि भौगोलिक सूचना तंत्र भौगोलिक क्षेत्र में स्थानिक आंकड़ों के एकत्रीकरण, प्रबंध, विश्लेषण और अपेक्षित परिणाम प्राप्त करने की कंप्यूटर आधारित तकनीक है। इसीलिए पार्कर ने माना है कि भौगोलिक सूचना तंत्र एक सूचना तकनीकी विज्ञान है जो स्थानिक और अस्थानिक आंकड़ों के संग्रह, विश्लेषण और प्रस्तुतिकरण में सक्षम है। इस प्रकार ये आधुनिक तकनीकी युग में स्थानिक सूचनाओं के संग्रह, रूपांतरण, विश्लेषण और प्रस्तुतिकरण के कार्यों का संचालन करने वाला एक स्वचालित तंत्र है। प्राय भौगोलिक सूचना तंत्र को तकनीकी रूप में निम्नलिखित शब्दावलियों में व्यक्त किया गया। पहला है GIS जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, दूसरा है GS जियोग्राफिकल सिस्टम, तीसरा है SIS स्पेटियल इंफॉर्मेशन सिस्टम, चौथा है LIS लैंड इंफॉर्मेशन सिस्टम, पांचवा UIS अर्बन इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसी कारण से भौगोलिक सूचना तंत्र का उपयोग भूगोल विषय के अतिरिक्त अन्य अनेक विषय करते हैं, क्योंकि यह एक स्थानिक सूचना विज्ञान है जो आंकड़ों के संग्रह, विश्लेषण और प्रस्तुतिकरण के कार्यों का समन्वित यांत्रिक तंत्र है। भौगोलिक सूचना तकनीकी भौगोलिक क्षेत्र में विभिन्न तथ्यों के विश्लेषण से संबंधित है, जबकि स्थानिक सूचना सिद्धांत भौगोलिक सूचना तंत्र के लिए एक आधार प्रस्तुत करता है। इस तरह स्थानिक सूचना तंत्र
स्थानिक तथ्यों और प्रक्रियाओं के विश्लेषण के लिए मॉडल बनाने में सहायक है और इस तरह के मॉडल स्थानिक आंकड़ों पर ही विभिन्न विधियों द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं। इस तरह के भू सूचना तकनीक में स्थानिक आंकड़े ही केंद्रीय आधार है। बिना इन आंकड़ों के किसी भी तथ्य के बारे में किसी भी प्रकार का विश्लेषण संभव नहीं है। स्थानिक सूचना तंत्र में आंकड़ा प्रबंधन, विश्लेषण और प्रस्तुतिकरण की प्रक्रिया विभिन्न परिष्कृत प्रणालियों के द्वारा संपन्न की जाती है। क्वेश्चन नंबर 15 उनके पर टिप्पणी कीजिए। पहला स्थानिक संकल्प, दूसरा वर्णक्रमीय संकल्प। सबसे पहले देखेंगे स्थानिक संकल्प। स्थानिक विभेदन के लिए गर्म हवा के गुब्बारे से धीरे धीरे नीचे उतरने की कल्पना करें। जैसे जैसे आप नीचे उतरते हैं आपकी आंखें विशेषताओं को पहचानना शुरू कर देती हैं, क्योंकि हर चीज अधिक तेज होती है। किसी भी प्रकार के सेंसर के लिए इसका मतलब है कि स्थानिक रिजोल्यूशन बेहतर होता जा रहा है। स्थानिक रिजोल्यूशन एक छवि के पिक्सल में विवरण है। उच्च स्थानिक रिजोल्यूशन का अर्थ है अधिक विवरण और छोटा ग्रिड सेल आकार, जबकि कम स्थानिक रिजोल्यूशन का मतलब है कम विवरण बड़ा पिक्सल आकार। आमतौर पर ड्रोन उच्चतम स्थानिक रिजोल्यूशन में से एक के साथ छवियां कैप्चर करते हैं। भले ही उपग्रह वायुमंडल में सबसे ऊंचे हैं, फिर भी वे वर्ल्ड व्यू 3 की तरह 50 सेंटीमीटर पिक्सल आकार या इससे अधिक में सक्षम है। कुल मिलाकर स्थानिक रिजोल्यूशन एक छवि की गुणवत्ता का वर्णन करता है और एक छवि में वस्तुएं कितनी विस्तृत है। यदि ग्रिड कोशिकाएं छोटी हैं तो इसका मतलब कि स्थानिक रिजोल्यूशन में अधिक पिक्सल के साथ अधिक विवरण है। दूसरा है वर्णक्रमीय संकल्प। स्पेक्ट्रम रिजोल्यूशन एक बैंड में वर्णक्रमीय विवरण की मात्रा का वर्णन करता है। उच्च वर्णक्रमीय रिजोल्यूशन का मतलब है कि इसके बैंड अधिक संकीर्ण हैं, जबकि कम वर्णक्रमीय रिजोल्यूशन में व्यापक बैंड अधिक स्पेक्ट्रम को कवर करते हैं। उदाहरण के लिए एक मल्टी स्पेक्ट्रम छवि प्रकाश को 4 से 36 बैंड में तोड़ देती है। फिर ये उन बैंडों को लाल, हरा, नीला और निकट अवरक्त जैसे नाम निर्दिष्ट करता है। प्रत्येक बैंड विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम में 0.05 UM तक फैल सकता है। इसी तरह हाइपर स्पेक्ट्रम इमेजिंग प्रकाश के एक स्पेक्ट्रम को कैप्चर करती है, लेकिन यह प्रकाश को सैकड़ों संकीर्ण वर्णक्रमीय बेड़ी में विभाजित करता है। हाइपर स्पेक्ट्रम छवियों के लिए वर्णक्रमीय रिजोल्यूशन बहुत अधिक है। क्वेश्चन नंबर 16 है रेडियोमेट्रिक रिजोल्यूशन क्या है। रेडियोमेट्रिक रिजोल्यूशन इस बात से संबंधित है कि उपग्रह के सेंसर द्वारा कितनी जानकारी प्राप्त की जा सकती है, जबकि मानव आंख रंग का पता लगाती है। लैंडसेट सेंसर पृथ्वी से परावर्तित या उत्सर्जित होने वाली ऊर्जा को मापती है और उस जानकारी को ग्रेस्केल की अलग अलग डिग्री में उपयोगकर्ताओं को एक छवि के रूप में रिले करते हैं। रेडियोमेट्रिक रिजोल्यूशन जितना अधिक होगा, उपयोगकर्ताओं को भूरे रंग के उतने ही अधिक शेड दिखाई देंगे। लैंडसेट डेटा को डिजिटल नंबरों द्वारा चित्रित किया जाता है। एक 4 बिट छवि इंगित करती है कि 0 से 15 तक के 16 डिजिटल मान उपलब्ध हैं। एक 16 बिट रेजोल्यूशन छवि इंगित करती है कि जानकारी रिकॉर्ड करने के लिए उस सेंसर के लिए 0 से 65,335 के बीच 65,536 संभावित डिजिटल नंबर है। चूंकि लैंडसेट इमेजरी ग्रेस्केल से प्राप्त की जाती है, न्यूनतम मान को काले रंग के रूप में दर्शाया जाता है और अधिकतम उच्चतम मान को सफेद रंग के रूप में दर्शाया जाता है। 4 बिट छवि की तुलना 16 बिट छवि से करने पर ग्रेस्केल के भीतर उल्लेखनीय अंतर दिखाई देता है। शिकागो इलिनॉइस के विभिन्न रेडियोमेट्रिक रिजोल्यूशन के उदाहरण। बाईं छवि 16 बिट रेडियोमेट्रिक रिजोल्यूशन, ग्रे के 65,536 अलग सेट्स हैं। केंद्र की छवि 8 बिट रेडियोमेट्रिक रिजोल्यूशन, ग्रे के 256 अलग सेट्स हैं। दाईं छवि 4 बिट रेडियोमेट्रिक रिजोल्यूशन, ग्रे के 16 अलग सेट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है वायवीय फोटो पर टिप्पणी कीजिए। भी इंपॉर्टेंट है। वायवीय फोटो पर टिप्पणी। अति प्राचीन काल से सबसे सार्वभौमिक, बहुउद्देशीय और साथ ही सुदूर संवेदन की सस्ती श्रेणी में से एक है। शुरुआत में ग्रेस्पर्स फेलिक्स टूर्नाचोन नाम के एक फ्रांसीसी फोटोग्राफर, जिन्हें नादर के नाम से भी जाना जाता है, 1858 में फ्रांस में पेरिस के पास बैल डे ब्यूरे के ऊपर पहली ज्ञात वायर फोटोग्राफ लेने के लिए एक टार्च गुब्बारे का इस्तेमाल किया था, जो कि साहित्य में अंकित है। जे वाई ब्लैक नामक एक अन्य व्यक्ति ने भी 1860 में एक गुब्बारे से बोस्टन शहर की सबसे पहली ज्ञात वायर फोटो खींची थी। बाद के चरणों में पतंगों का उपयोग वायर तस्वीरों को प्राप्त करने के लिए किया था।
पतंग फोटोग्राफी में इसका श्रेय अंग्रेजी मौसम विज्ञानी आर्चिबाल्ड ईडी को जाता है, जिन्होंने 1802 में पहली बार तस्वीर खींची थी। 1908 के बाद से गुब्बारों और पतंगों के बजाय हवाई जहाज की सुविधा से कैमरा प्लेटफॉर्म से प्राप्त वायवीय तस्वीरों के व्यावसायिक उपयोग के लिए काफी गति पकड़कर इस सुअवसर को जब्त कर लिया। मानचित्र कला में वायर फोटोग्राफी का मुख्य लाभ यह है कि कोई भी इनमें दिए गए भिन्न भिन्न लक्षणों का आसानी से अध्ययन और व्याख्या कर सकता है, क्योंकि यह बहुत बड़े क्षेत्रों को एक विहंगम दृश्य प्रदान करता है और महत्वपूर्ण रूप से तस्वीरें पृथ्वी की मौजूद दृश्य भूमि का अस्थायी रूप से दर्ज करती है। वायर फोटोग्राफी को उच्च अंत सटीक वाले मानचित्रण वायर कैमरों की मदद से खींचा जाता है। इसमें निरंतर पट्टी कैमरा, परिदृश्य संबंधी कैमरा, स्थलीय कैमरा एवं टोही फ्रेम कैमरा हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 18 है वायर फोटोग्राफी की मूल बातें। ये भी इंपॉर्टेंट है। वायर फोटोग्राफी की सुदूर संवेदन का एक प्राथमिक रूप है जो पृथ्वी की दृश्य भूमि का अवलोकन करता है। हवाई जहाज की मदद से हवाई तस्वीरें ली जा सकती हैं, जिस पर कैमरे लगाए जाते हैं। इसमें मुख्य रूप से 3 घटक होते हैं, अर्थात कैमरा, फिल्टर और फिल्म, जिसका इस्तेमाल वायर फोटोग्राफिक प्रणाली में किया जाता है। आमतौर पर कैमरे स्थिर धारक पर स्थापित किए जाते हैं, हालांकि कभी-कभी समायोज्य धारक का भी उपयोग किया जा सकता है। आमतौर पर कैमरे की शटर गति को हवाई जहाज की गति के साथ मिलान करके स्थापित किया जाता है। ये नाभिकीय सतह में रखी गई प्रकाश संवेदी फिल्म को ले जाते हैं और कैमरा लेंस के तात्क्षणिक दृश्य क्षेत्र में आने वाली जमीनी लक्षणों की इमेजिंग करते हैं। वायर मानचित्रण कैमरों का उपयोग छोटे प्रारूप 30 मिलीमीटर, मध्यम प्रारूप 70 मिलीलीटर और बड़े प्रारूप 240 मिलीलीटर वाली छवियों का निर्माण करने के लिए किया जाता है।